तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 8 के विज्ञान का दूसरा अध्याय सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु के बारे में। इस अध्याय में हम समझेंगे सूक्ष्मजीव किसे कहा जाता है, सूक्ष्मजीव कितने प्रकार के होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, मित्रवत सूक्ष्मजीव किन कार्यों के लिए उपयोग होते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर क्यों विख्यात हैं, वैक्सीन या टीका क्या है, हानिकारक सूक्ष्मजीव किन्हें कहा जाता है, मनुष्यों में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले रोग क्या क्या हैं, खाद्य विषाक्तन तथा खाद्य परिरक्षण क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहने का क्या तात्पर्य है। इसके अलावा कई सारे चीज़ों को हम जानेंगे। तो चलिए आज का यह अध्याय हम शुरू करते हैं। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधे एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते। इन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं कि ये संरचनाएं क्या हैं? यह कहाँ से आई हैं? बच्चों, अब हम जान लेंगे सूक्ष्मजीव के बारे में। सूक्ष्मजीव पृथ्वी के हर जगह पर पाए जाते हैं। ये मिट्टी में, मिट्टी के नीचे, मिट्टी के ऊपर, हवा, नम भरे जगहों, पोखरों, तालाबों, झीलों, पौधों, सभी जगह में यह पाए जाते हैं और यह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जिंदा रह सकते हैं। तो आइए जानते हैं सूक्ष्मजीव के बारे में एक क्रियाकलाप द्वारा। बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? तो बच्चों, सूक्ष्मदर्शी द्वारा अगर आप उस गीली मिट्टी को देखेंगे तो उसमें सूक्ष्मजीव आपको दिखाई देंगे। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्रियाकलाप 2.2 के बारे में। एक तालाब या पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका परीक्षण कीजिए। इस बार भी हमें सूक्ष्मजीव ही दिखाई देंगे जो हिल रहे हैं। क्या आपको सूक्ष्मजीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? तो इसका उत्तर होगा हाँ, दिखाई दे रहे हैं। इन प्रेक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्मजीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्मजीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। सूक्ष्मजीवों को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन सूक्ष्म जैविकी में किया जाता है। एंटोनी वन लीवनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के रूप में जाना जाता है।
कोशिका यानी सेल से किसी जीव की सृष्टि होती है। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं, फिर भी इनमें अलग से हाथ पैर, सिर, गर्दन, आंखें नहीं होती। सूक्ष्म जीव प्रायः सभी जगह मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया यानी जीवाणु ये किसी मेजबान के शरीर में वृद्धि करते हैं। बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वान लीवनहॉक ने 1676 में की थी। लाभदायक बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनने में सहायता करते हैं। उसी प्रकार हानिकारक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो कि टीबी के लिए जिम्मेदार हैं, या विब्रियो कॉलरी जो कॉलरा या हैजा के लिए जिम्मेदार हैं। कवक यानी फंगी कवक सड़े गले कार्बनिक पदार्थ एवं नमी वाले स्थान में अपनी वृद्धि करते हैं। इसकी खोज हेनरिक एंटोन डिवेरी ने 1858 में की थी। लाभदायक कवक ईस्ट है। इसके अलावा हानिकारक कवक टीनिया पेडिस कवक जो एथलीट फुट के लिए जिम्मेदार है। आपको याद रखना है। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ विषमपोषी होते हैं और बैक्टीरिया, ईस्ट, कवक और शैवाल खाकर जीवित रहते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और ट्रिपोनोसोमा इसके उदाहरण हैं। इसकी खोज सबसे पहले एंटोनी वान लीवनहॉक ने की थी। हानिकारक प्रोटोजोआ हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो मलेरिया के वाहक हैं। शैवाल एल्गे शैवाल तालाबों, जलाशयों तथा समुद्रों में पाए जाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। लाभदायक शैवाल हैं क्लोरेला जिसे अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अलावा सरगासम और लेमिनेरिया भी हैं। इनके बारे में आने वाले क्लासेस में हम पढ़ेंगे। अब हम लोग विषाणु यानी वायरस के बारे में जान लेंगे। विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधों अथवा जंतु कोशिका में गुणन या वृद्धि करते हैं। विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो, खसरा भी विषाणु यानी वायरस द्वारा होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग यानी टीबी जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6 और 7 में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, जैसा आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, यह स्पाइरल जीवाणु है और यह छड़नुमा जीवाणु है। इसके अलावा अगर बात कही जाए तो आप क्लेमाइडोमोनास देख पा रहे हैं और स्पाइरोगाइरा देख पा रहे हैं जो कि शैवाल के उदाहरण हैं। इसके अलावा अमीबा और पैरामीशियम जो कि प्रोटोजोआ के उदाहरण हैं। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर कवक के उदाहरण क्या है। राइजोप्स जो कि ब्रेड मोल्ड में पाए जाते हैं और पेनिसिलियम यह भी एक कवक है। इसके अलावा एस्परजिलस यह भी एक कवक है। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर विषाणु या वायरस किस प्रकार के होते हैं। यहाँ आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। अब हम जान लेंगे सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु और कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि
कई शैवाल एवं कवक या बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। अब हम जानेंगे सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीव की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक है तथा कुछ हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारक हैं। आइए हम विस्तार से इसका अध्ययन करते हैं। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, मित्रवत सूक्ष्म जीव यानी ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे मित्र हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं, जैसे दही, ब्रेड, केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। अब हम जानेंगे दही एवं ब्रेड का बनाना के बारे में। आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। पहेली जानना चाहती है, हमने अपनी माँ को गर्म या गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, जिससे दही जम जाता है। हमें आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों है? दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन करके उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर या चीज, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। रवा या सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। तो बच्चों, एक क्रियाकलाप द्वारा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ईस्ट किण्वन की प्रक्रिया किस प्रकार करते हैं। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे हम समझेंगे। एक बर्तन में 1/2 किलोग्राम आटा अथवा मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाइए। इसमें थोड़ी मात्रा या एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लीजिए। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं? क्या आपने गूथे हुए मैदे को उठा हुआ यानी फूला हुआ पाया? ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री
एवं केक बनाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग आखिर क्या है? बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। इसे एक चलिए क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। 500 ml का बीकर लेकर 3/4 भाग तक जल भरिए। इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी घोलिए। इसमें आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए। इसे 4 से 5 घंटों के लिए उष्ण स्थान पर ढककर रखिए। अब विलयन को सूंघ कर देखिए। आप क्या देखते हैं? यह गंध अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। याद रखिए बच्चों, लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। यह एक वैज्ञानिक थे। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग के बारे में। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं या कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली या कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्मजीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। यह बात सन 1929 की है, जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाएं लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी, तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। अब हम जान लेंगे वैक्सीन या टीका क्या है।
पहेली के मन में एक सवाल है, चलिए जानते हैं। शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्मजीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। और इस प्रकार टीका या वैक्सीन कार्य करता है। याद रखिए बच्चों, हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपाटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन या टीके द्वारा रोका जा सकता है। याद रखिए बच्चों, एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। एडवर्ड जेनर एक वैज्ञानिक थे। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके या वैक्सीन दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविज़न या समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन, पल्स पोलियो देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका या वैक्सीन है। भारत में चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया, यानी खत्म हो गया। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिससे मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि के लिए सूक्ष्म जीव किस प्रकार अपना योगदान देते हैं? कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इसके बारे में आप पिछले क्लासेस में भी बच्चों पढ़ चुके हैं, याद कीजिए। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं, जैसा आपको इस चित्र में भी दिखाया गया है। नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया एक नीले हरे शैवाल। अब हम बात करेंगे पर्यावरण का शुद्धिकरण के बारे में। अपने विद्यालय के माली को देखने के बाद पहेली और बूझो दूसरे विद्यार्थियों ने घरों व बगीचों से पत्तियां एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो गया। पहेली और बूझो जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार हो सकता है। पदार्थों का विघटन मिट्टी में किस प्रकार होता है? चलिए एक क्रियाकलाप द्वारा जानते हैं। 2 गमले लेकर प्रत्येक में मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए एवं बी चिन्हित कीजिए। ए गमले में
पौधों का कचरा भर दीजिए तथा दूसरे गमले यानी बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें और प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि भर दीजिए। उन्हें एक ओर रख दीजिए। 3 से 4 सप्ताह बाद उनका परीक्षण कीजिए। क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है? यदि हाँ, तो क्या अंतर परिलक्षित होता है? आप देखेंगे कि गमला ए के पादप अवशिष्ट का अपघटन हो गया है। यह कैसे हुआ? सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया गया। इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि गमला बी के पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलों एवं खिलौने के टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ? सूक्ष्मजीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी-कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अवशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। अब हम जान लेंगे हानिकारक सूक्ष्म जीव के बारे में। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। अब हम मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव को जानेंगे। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेय जल द्वारा, भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति या जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, उसे संचरणीय रोग कहते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक वायरस यानी विषाणु भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। बूझो जानना चाहता है, तब आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोकते हैं? पहली कहती है, हमें छींकते समय अपने मुंह एवं नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा, तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखी जाए। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोगकारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं, जैसे घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े,
एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणुओं का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढक कर रखा जाए। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। याद रखिए, मादा एनोफिलीज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एडीज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। हम मलेरिया या डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? यह है मादा एनोफिलीज मच्छर। पहेली जानना चाहती है, अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास पानी एकत्र न होने दें? याद रखिए बच्चों, सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायर एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र न होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपाय की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसे अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका जा सके। अब हम जान लेंगे मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग क्या हैं। क्षय रोग, जो कि जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा होता है। संचरण का तरीका है वायु और बचाव के उपाय हैं रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण। इसके अलावा खसरा या मीजल्स के लिए जो सूक्ष्म जीव उत्तरदायी हैं उसका नाम है मीजल्स वायरस, जिनके संचरण का तरीका है वायु और उसी प्रकार के बचाव के उपाय करने हैं। चिकन पॉक्स के लिए उत्तरदायी जो वायरस हैं उनका नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस। संचरण का तरीका वायु या सीधे संपर्क में आने से होता है। बात करेंगे पोलियो के बारे में और इसके लिए जो उत्तरदायी वायरस है उसका नाम है पोलियो वायरस। संचरण का तरीका वायु और जल द्वारा। बचाव के उपाय जो आपको बताए गए हैं सभी में बचाव के तरीके एक ही हैं। हैजा के लिए उत्तरदायी जीवाणु का नाम है विब्रियो कॉलरी, यह जल या भोजन द्वारा फैलता है। टाइफाइड के लिए उत्तरदायी जीवाणु का नाम है सैल्मोनेला टाइफी, यह भी जल द्वारा फैलता है। और बचाव का तरीका क्या है? व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण है। आगे बढ़ेंगे, जान लेंगे हेपेटाइटिस ए। यह एक रोग है जिसके लिए जिम्मेदार वायरस का नाम है हेपेटाइटिस ए वायरस और यह संचरण का तरीका जल है। इसके लिए हम क्या अपनाते हैं? उबले हुए पेयजल का प्रयोग करते हैं और टीकाकरण द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। और बच्चों याद रखिए, मलेरिया के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो कि मच्छर द्वारा फैलते हैं। बचाव का तरीका है मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव
एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने देना यह बचाव का तरीका है। मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने तथा रोकने के कुछ उपाय तालिका 2.1 में दर्शाए गए हैं। तो बच्चों, अब हम जान लेंगे जंतुओं में रोगकारक जीवाणु के बारे में। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं हैं, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। अब हम जानेंगे कि आखिर किसने सर्वप्रथम एंथ्रेक्स रोग की खोज की थी। उनका नाम है रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बैसिलस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। और ज़्यादातर ये एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है। आपको यह याद रखना है। पौधे में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव क्या हैं? चलिए जानते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। तालिका 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो बच्चों, इस तालिका में आपको सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग के बारे में बताया गया है। पादप रोग है नींबू कैंकर, सूक्ष्म जीव है जीवाणु और संचरण का तरीका वायु द्वारा है। पादप रोग है गेहूं का रस्ट, सूक्ष्म जीव है कवक और संचरण का तरीका है वायु एवं बीज द्वारा। पादप रोग है भिंडी की पीत और सूक्ष्म जीव है वायरस और संचरण का तरीका है कीट द्वारा। अब हम जान लेंगे खाद्य विषाक्ततन के बारे में। खाद्य विषाक्ततन क्या है? बच्चों, जब सूक्ष्म जीव किसी खाद्य पदार्थ में पनपने लगते हैं तो वह जहरीले कुछ पदार्थों को स्रावित करते हैं, जिससे खाद्य पदार्थ विषाक्त हो जाता है और वह खाद्य पदार्थ खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में और कई बातें जानते हैं। बूझों के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहां उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसे वमन या उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल तक ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्ततन के कारण होने वाली स्थिति है। पहली को आश्चर्य होता है कि भोजन विष कैसे बन सकता है। चलिए जानते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी-कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी-कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। अब हम जान लेंगे खाद्य परिरक्षण क्या है। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपायों के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, आपने जाना था। आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर
रखी बेड पर कवक आक्रमण करते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं, यानी खराब कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है और इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? तो बच्चों, हाँ, भोजन का संदूषण होना एक रासायनिक अभिक्रिया है। पहेली ने कुछ आम खरीदे, परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफी समय तक संदूषित नहीं होता। वह भ्रमित है। आइए हम खाद्य परिरक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें, जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हम इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय करना चाहिए। पहला उपाय है रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं। जैम एवं स्क्वाश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। अब हम जानेंगे कि नमक द्वारा परिरक्षण कैसे होता है। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे अरसे से किया जाता रहा है। जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए मांस एवं मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। चीनी द्वारा परिरक्षण। जैम, जेली, स्क्वाश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसके बाद तेल एवं सिरके द्वारा भी परिरक्षण होता है। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। अब हम जानेंगे गर्म एवं ठंडा करने के बाद हम पदार्थों का परिरक्षण कर सकते हैं। आपने अपनी माँ को दूध उबालकर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। याद रखिए, इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। बूझो एक सवाल पूछता है, थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता? मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पाश्चीकृत है। पाश्चीकरण की प्रक्रिया क्या है, चलिए जानते हैं। पाश्चीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इसे पाश्चीकरण कहते हैं। अब हम जानेंगे भंडारण एवं पैकिंग के बारे में।
आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि हम खाद्य पदार्थों का किस प्रकार परिरक्षण कर सकते हैं। अब हम जान लेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में। आपने कक्षा 6 और 7 में भी राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है, जो लेग्यूम पौधे यानी दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। याद कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधे की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम और मटर, जो एक सहजीवितता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं। बच्चों, आप इस चित्र में भी देख पा रहे हैं कि किस प्रकार लेग्यूम या दाल जातीय पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाए जा रहे हैं। इनकी उपस्थिति आप देख पा रहे हैं। अब हम जानेंगे नाइट्रोजन चक्र के बारे में। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं और इसके बाद अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन व अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधे एवं जंतु की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधे द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हमारे वायुमंडल में होता है और नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर होती है। तो बच्चों, चलिए नाइट्रोजन चक्र को हम समझने की कोशिश करते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की उपस्थिति है। अब वायुमंडलीय नाइट्रोजन दो तरह से स्थिरीकरण हो रहे हैं। पहला, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु और नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण हो रहा है और दूसरा, तड़ित द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो रहा है। अब है इस स्थिरीकरण में जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर दे रहे हैं और जो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक में बदल जा रहे हैं। अगर आप ध्यान दें, फिर से जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन हो रहा है। अब समझने वाली बात यह है, मिट्टी में उपस्थित इस नाइट्रोजन
यौगिक का इस्तेमाल पौधों द्वारा किया जा रहा है। पौधों द्वारा अवशोषण में इसका उपयोग किया जा रहा है। याद रखिए, पौधे द्वारा अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग जंतुओं द्वारा किया जा रहा है जो पौधे को खा रहे हैं, और फिर इनकी मृत्यु के बाद उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा नाइट्रोजन का अपशिष्ट होना वो फिर से मिट्टी में मिल जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ये मिट्टी में मिल गई है। तो इस प्रकार यह पूरा बैलेंस, पूरा संतुलन नाइट्रोजन चक्र का बना रहता है। तो बच्चों, इस अध्याय में आपने क्या सीखा? आपने जाना सूक्ष्मजीव अत्यंत छोटे होते हैं, बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से दिखाई नहीं देते। आपने जाना यह बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरनों मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्मजीव वायु, जल, मिट्टी, पौधे एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। आपने जाना सूक्ष्मजीव एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजुआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्मजीव के अंतर्गत आते हैं। विषाणु या वायरस इनसे अलग हैं, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। विषाणु केवल परपोषी होते हैं, जैसे जीवाणु पादप या जंतु में गुणन करते हैं। विषाणु यानी वायरस कुछ सूक्ष्मजीव औषधि एवं अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। हमने और सीखा प्रोटोजुआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। हमने जाना कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव लेग्यूम पौधे की जड़ों तथा ग्रंथियों में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है, यानी जो वायुमंडल में मुक्त होते हैं। तो बच्चों, यह था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तिवारी एकेडमी ऐप के द्वारा भी आप अपनी पढ़ाई फ्री में पूरी कर सकते हैं।